नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध मानने के खिलाफ दायर याचिका को 5 जजों की एक बड़ी बेंच को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने संविधान पीठ पर यह तय करने की जिम्मेदारी छोड़ी है कि आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिकता को जुर्म माना जाए या नहीं। लेकिन समलैंगिक अधिकारों के लिए लड़ रहे लोगों के लिए यही एक बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की फिर से सुनवाई करने को तैयार हो गया है। हालांकि संविधान पीठ पहले ये तय करेगी कि यह मामला सुनवाई के काबिल है भी या नहीं। गौरतलब है कि साल 2001 में एड्स संक्रमण से जुड़े मुद्दों पर काम कर रही एक गैर सरकारी संस्था नाज फाउंडेशन ने धारा 377 के तहत उस प्रावधान को हटाने की मांग की थी जिसमें समलैंगिकों के बीच सेक्स को अपराध माना गया है। इसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2009 में फैसला सुनाते हुए धारा 377 से समलैंगिकता को हटाकर इसे जायज़ करार दिया था। सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पलट दिया। इस पर रिव्यू पिटीशन दायर की गई जो खारिज की गई, इसलिए अब क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वैसे 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्रांसजेंडरों को तीसरी कैटेगरी में शामिल कर उन्हें ओबीसी के तहत आरक्षण और दूसरी सुविधाएं देने के आदेश दिए थे, पर बेंच ने समलैंगिकता के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ हैं नाज फाउंडेशन इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंजलि गोपालन, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े, हिंदुस्तान टाइम्स के लीगल एडिटर सत्यप्रकाश, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट अमिताभ सरकार, और फ़ोन लाइन पर हमारे साथ होंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील ज़फ़रयाब जीलानी। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अंजलि जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि आपकी संस्था 2001 से इस मामले को लेकर के अदालत में लड़ाई लड़ रही है। 2001 में आपने मुकदमा दायर किया, 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बदला और अब दोबारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो क्या मकसद था जब आप अदालत में गई थी इस मुद्दे को लेकर? देखिए, जब हम पहले गए थे हमें परेशानी ये हो रही थी, एक तो हमारे काम को लेके कि जब हम आउटरीच करते थे इमीडिएटली पुलिस हमारे आउटरीच वर्कर्स को एड्स के सिलसिले में कहती थी कि आप एक गलत काम कर रहे हैं, आप एक क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो खैर फिर भी हम लोग उनके साथ नेगोशिएट करके कैसे काम कर रहे थे। फिर जब हमारे सामने एक 21 साल का लड़का आया जिसको शौक दिए गए ताकि उसकी होमोसेक्सुअलिटी को चेंज करा जाए, और ये शॉक ट्रीटमेंट एक हमारे बहुत बड़े अस्पताल में हुआ था, दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो उस वक्त हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है तो हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। तो फिर हमने सोचा कि ऐसे काम तो चलेगा नहीं, तो फिर हम लोग कोर्ट गए और फिर वो तो अब तक चल रहा है। पर मुझे ये खुशी आज है कि क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को खारिज कर दिया जी, हम लोग सब बहुत ही परेशान हुए, क्योंकि हम लोग राइट्स के मुद्दे से देख रहे थे। हाँ, तो अब हमें लग रहा है कि शायद कोई उम्मीद की किरण है अभी। तो अभी देखते हैं क्या हो। ठीक है, हमारे साथ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट अमिताभ सरकार भी जुड़ी हुई हैं। अमिताभ, आप इस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को किस तरह से देखती हैं और क्या उम्मीद कर रही हैं आप सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, जैसे अंजलि जी ने सही तरीके से बताई कि ये बहुत दिन का ये लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, और इसमें बहुत सारे हमारे कम्युनिटी एक्टिविस्ट लीडर्स जो हेल्थ वर्कर्स है शामिल है बहुत सालों से। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इसका जो असर है, जो सेक्शन 377 इसका जो असर है जो सीधा आता है समलैंगिक जो इंसान है उसके ऊपर, बट ये हम सोचते नहीं, ये एक जो एक्ट है या प्रैक्टिस है जो भी है ये किसी से भी हो सकता है, बट ये इस तरीके से जुड़े हुए समलैंगिकों के जैसे इट्स अ लेबल, जैसे एक लेबल है। मतलब कोई अगर ये एनल सेक्स या मतलब जैसे 377 में बोला है कि एनी काइंड ऑफ सेक्स दैट गोज अगेंस्ट नेचुरल ऑर्डर, तो सिर्फ एक किस्म के समुदाय के ऊपर ही मतलब इसका जो बुरा असर है वो आता है। हम लोग ये सोचते नहीं, कभी हम लोगों ने सोचा है कि मर्द और औरत का जो शादीशुदा जिंदगी है कौन बोल सकता है, कौन प्रमाण दे सकता है, कौन एविडेंस दे सकता है कि उसके अंदर भी मतलब ये जो प्रैक्टिस है ये होता कि नहीं। बट ये बहुत ही बदकिस्मती है हम लोगों की
जो समलैंगिक लोग हैं, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, जो हम सेक्सुअल मार्जिनलाइज लोग हैं, समाज के मन में खास करके जो हमारे जो धर्म से या किसी खास संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, रिलीजियस लीडर ने बार बार इसका प्रोटेस्ट किया है। तो आखिरकार कब तक जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मान लिया, DSM ICT ने स्वीकार कर लिया, हम लोग इतने सालों से हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, कितने बड़े संख्या में लोग हम लोग इस देश में काम कर रहे हैं, और जो प्यार है या जो भी बोलिए कि किसी को पसंद करना, इट्स नॉट अ क्राइम, ये कोई अपराध नहीं है। तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया, क्योंकि पार्लियामेंट में इसके विषय में चर्चा होना बंद हो गया, शशि थरूर जी ने एक्शन लिया था, फिर उसके बाद इसको लेके कोई बात नहीं हुआ, बंद हो गया। आई थिंक दिस इज अ हाई टाइम, और मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ जो 5 बेंच को लेके ये जो बेंच का जो डिसीजन होगा, जो भी होगा, निर्णय होगा, हम उसके लिए आप रहे अमिताभ, मैं आता हूँ आपके पास दोबारा। मैं सोचती हूँ कि बहुत हो गया, बहुत हो गया। इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील ज़फ़रयाब जिलानी साहब भी हैं। ज़फ़रयाब जिलानी साहब, आपने भी इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट के चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट में गए थे। आपको इस फैसले से बुनियादी तौर पे एतराज़ क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ने अब जो ये डायरेक्शन दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ये मामला सौंपा है जो सुनवाई करेगी इस मामले की, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा बुनियादी एतराज़ ये था दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर कि ये हरकत होमोसेक्सुअलिटी की, ये सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में माने जाने वाले सभी मज़ाहिब में, और मैं कहूँगा हिंदुस्तान की तहजीब में सैकड़ों साल से एक इमोरल एक्ट समझे जाने की वजह से इसको क्राइम डिक्लेयर किया गया है। ये अगेंस्ट द एक्ट ऑफ नेचर है, इसको कहा गया है अननेचुरल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। तो ये ऑल ऑफ अ सडन 8-10 साल के अंदर ये ऑर्डर ऑफ नेचर चेंज करने के बारे में कहने वाले कुछ संघ लोग, जिनकी तादाद किसी भी तरह से 1% भी नहीं होती है, इनके कहने पर कैसे ये बात खत्म हो जाएगी? पार्लियामेंट यकीनन विल ऑफ पीपल रिप्रेजेंट करती है। पार्लियामेंट अगर इस पर गौर करे, पूरे मुल्क के अवाम की तर्जुमानी करते हुए वो इसको अमेंड कर दे, तो उस पर सोचा जा सकता है कि भाई पार्लियामेंट ने ये जो मुल्क के अवाम की तर्जुमानी की है सही है गलत है, उसके बारे में अवाम अपना खुद फैसला कर लेंगे। लेकिन हमारा कहना यह है कि इस मुल्क की ये मोरालिटी का पहचान रही है, 150 साल से इसका प्रोविजन मौजूद होना और किसी ने इसकी मुखालफत न करना, इस बात का सबूत है। 8-10 साल के अंदर कुछ लोगों के जरिए मुखालफत होने पर कैसे मुल्क के कानून से हट जाएगा? एक इमोरल एक्ट जो माना जा रहा है मुस्तकिल इमोरल, उसको कैसे आप मॉरल मान लेंगे, और कैसे आप उस एक अननेचुरल एक्ट को कैसे आप नेचुरल मान लेंगे सिर्फ कुछ लोगों के कहने पर? इसलिए ये पर्सनल लॉ बोर्ड इस्लाम के तो खिलाफ है ही है, वो तो ग्राउंड था ही, साथ साथ में ये सब बातें भी थी, और इसके बायोलॉजिकल वगैरह जो नुकसानात हैं वो सब बोर्ड ने रखे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक बुनियाद पे बनाकर उनकी पेशन हमारी अलाउ की, और हाई कोर्ट के जजमेंट खारिज किया कि ये पार्लियामेंट के दायरे में आता है, ठीक है, कि कोर्ट के दायरे में नहीं आता। तो इसलिए ये बहरहाल बात, अगर सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन क्यूरेटिव पिटीशन भेजी है, जैसा आप खुद भी कह रहे थे, कि अभी ये टेस्ट होगा कि इसमें कोई ऐसा राइट किसी पार्टी का अफेक्ट हो रहा है है भी कि नहीं है जी। पहले सवाल यही तय होगा, तब उसके बाद ये पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी का सवाल पैदा होगा। जी जिलाई साहब रहे आप, मैं आता हूँ आपके पास में दोबारा। संजय हेगड़े साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हमारे साथ हैं। संजय जी, इस पिटीशन की सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेज रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ये तय करेगी कि आया इस मामले की सुनवाई की जा सकती है या नहीं। तो क्या इस बात की भी संभावना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसे खारिज कर दे? सुप्रीम कोर्ट में तो हर संभावना है, यानी खारिज भी हो सकता है, उस पर रिलीफ भी हो सकता है, और शायद सुप्रीम कोर्ट ये भी कह दे कि फ़िलहाल नहीं, स्थगित भी कर सकता है। पर ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये बयान है कि हम देखेंगे जब 5 जजों के सामने आएगा जी कि ये ऑब्जेक्शन जायज़ है या नहीं, ये एक प्रोसीजरल ऑब्जेक्शन है। क्योंकि आपको सबको पता है कि पहले एक सुप्रीम कोर्ट की एक फ़ैसला हुआ है 2 जजों की, 2 जजों को चैलेंज करने के लिए फिर बाद में रिव्यू फाइल हुआ था, रिव्यू भी डिसमिस हो गया है। रिव्यू के बाद जो क्यूरेटिव पिटिशन है वो उसके लिए अब तक सिर्फ 2 ही ग्राउंड्स माने जाते हैं। एक ग्राउंड ये है कि किसी की सुनवाई नहीं हुई है,
ऐसा ऐसा तो संदर्भ इसमें है नहीं, सबकी सुनवाई हुई थी। जी दूसरा संदर्भ ये हो सकता है कि उस बेंच पर किसी जज की कोई डिसेबिलिटी हुई हो, वैसा भी तो लगता नहीं है। अगर इस क्यूरेटिव पिटिशन पे रिलीफ देना हो तो कोई तीसरा ग्राउंड निकालना पड़ेगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि शायद जब ये मामला सुनवाई पर आएगा, कोई और सब्सटेंशियल पिटिशन भी आ सकता है कि साहब 2013 में फैसला आप दिया था, उसके बाद ये घटनाएं घटी हैं, इसके कारण भी आप एक बार फिर से देख लीजिएगा कि ये जो सेक्शन 377 कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के अनुरूप है या नहीं है। जी अगर असंवैधानिक है तो आप 377 को आप खारिज कर लीजिएगा। एक नया सब्सटेंशियल पिटिशन भी आ सकता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जी जो इन दो सालों में पुलिस वाले से तंग हुए होंगे या कोई लीगल कार्रवाई हुई होगी। अगर कोई ऐसा याचिकाकर्ता कोर्ट के सामने आए, शायद वो उसका पिटिशन भी 5 जजों के सामने जाए। ठीक है। सत्यप्रकाश जी, आप क्या लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नोटिस जारी किए गए हैं इस मामले में, उसको भी पार्टी बनाया जाएगा, उसकी भी राय ली जाएगी, तो आपको क्या लग रहा है कि ये मुकदमा किस तरफ जा सकता है? देखिए, 3 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। एक, पहला ये कि क्यूरेटिव पिटिशन का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, ये जुडिशियली डिवाइज मैकेनिज्म है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिवाइस किया था 2002 में। जी एक रूपा हुरा करके एक केस था उसमें, और उसमें जो कुछ कहा गया था, जैसा कि संजय जी ने कहा, उसमें जो ग्राउंड्स हैं कि जिसके आधार पर क्यूरेटिव पिटिशन हो सकता है, वो ग्राउंड्स शायद नहीं बनते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो प्रोसीजरल चीज़ों को दरकिनार करके सब्सटेंटिव जस्टिस के इशू पे इसकी सुनवाई कर सकता है। दूसरी चीज़ ये, जफर जिलानी साहब ने कहा कि ये मोरल नहीं है और ये इमोरल है और इसलिए इतने सालों से ये इमोरल रहा है, इसको कैसे आप कानूनी करार दे सकते हैं। जी एक चीज़ समझने की है कि जो चीज़ इमोरल है और जो चीज़ इलीगल है, उसके बीच की एक लाइन होती है। हर चीज़ जो इमोरल है और जिसको सोसाइटी ने या रिलीजन ने कहा है कि ये फॉरबिडन है, ये गलत है, आप नहीं कर सकते, वो हर चीज़ कानून में प्रतिबंधित हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके बीच की लाइन ये होती है, अगर जो इमोरल एक्ट है उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम अगर लार्जर सोसाइटी के लिए बुरे हैं तो आप उसको पनिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, कोई कंसल्टिंग एडल्ट, 2 कंसल्टिंग एडल्ट्स प्राइवेट में क्या कर रहे हैं, उसमें स्टेट को क्या मतलब हो सकता है, बाकी सोसाइटी को क्या मतलब हो सकता है। तो इसलिए किसी की जो कहे कि निजी स्वतंत्रता है, उसकी प्राइवेसी है, उसमें स्टेट क्यों आना चाहिए, सोसाइटी क्यों आनी चाहिए। इसलिए ये इशू उनके इंडिविजुअल राइट्स का है इसमें, और वो आप तभी उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं जब आपको वो किसी तरह से डिस्टर्ब करें। नोबडी इज़ डिस्टर्बिंग यू। तो इसलिए इमोरल एक्ट और इलीगल एक्ट के बीच की जो लाइन है उसको समझने की जरूरत है। लेकिन ये काम जब पार्क में होता है, सार्वजनिक स्थल पे होता है, तो पुलिस यही कह के बंद करती है। वो करती है, तो लेकिन वो ग्राउंड जो है ना, वो बाकी के ऑब्सनिटी के ग्राउंड पे है, बाकी ग्राउंड्स हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, इट रादर रेड डाउन आर्टिकल सेक्शन 377। आई एम सॉरी टू इंटरवीन, ये बहुत ही फानी बात है, ये बहुत ही फानी बात है। पार्क में जो काम होता है, इमोरल काम होता है, उसमें तो लड़का लड़कियां ज्यादा दिखता है। आपका आपने क्या गिना है क्या? नहीं, वो बहुत सारे कह रहे हैं ना, that comes under nuisance laws। नॉर्मल पीपल जो है वो उसका लोग इससे भी कोई इसी संबंध काम में नहीं है। है। हाँ, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। आई थिंक इस तरीके की बातें को कोई मतलब नहीं इससे। उसका इससे संबंध है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इमोरल एक्ट है और इलीगल एक्ट है, उसके बीच की लाइन है, उसको समझने की ज़रूरत है। और नहीं तो अगर हर इमोरल चीज़ को, मैं झूठ बोलता हूँ, हिंदुस्तान में हर आदमी झूठ बोलता है, तो क्या पूरे हिंदुस्तान की आबादी को आप पनिश करेंगे क्योंकि झूठ बोलना इमोरल है? ये बीच की लाइन को समझने की ज़रूरत है, न सिर्फ आपको और हमको, बल्कि समाज को भी समझना है, अदालतों को भी समझना है। कई बार अदालतें भी इमोरल को इलीगल की तरफ धकेलने की कोशिश करती हैं। जब तक वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस लार्जर सोसाइटी के लिए नेगेटिव नहीं हो, तब तक आप उसको नहीं बना सकते। जी, और जफर जिलानी साहब, आपने सत्यप्रकाश जी को सुना, कुछ कहना चाहेंगे? तो ये कहना चाहूँगा कि जो देश गवर्न होता है वो कानून से गवर्न होता है। बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि हर इमोरल चीज इलीगल नहीं होती, हर इमोरल चीज करनी नहीं होती। लेकिन जब देश ने एक चीज को, ऐसी मॉरलिटी को इस हद तक मानना कि इसको कहा है कि अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, और इसके लिए सीवियर पनिशमेंट रखा है और 150 साल तक मुल्क की अवाम ने उसको सही माना है,
तो ये ओवरनाइट कैसे कह दिया जाएगा कि ये इमोरल जो है वो इलीगल? नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में जिलानी साहब अब चेंजेस हो रहे हैं, कानून बदल रहे हैं। माफ कीजिएगा, हमने कहीं दुनिया को मोरालिटी में नहीं फॉलो किया है। दुनिया में बहुत सी चीजें हैं, न्यूडिटी एक्सट्रीम पे है, ऑब्स्टिनिटी एक्सट्रीम पे है, इस मुल्क में नहीं है। वहाँ प्री मैरिटल आम है, इस मुल्क में नहीं है। हमारी कदरें दूसरी हैं आज भी, और यही वजह है कि हमने अपने आप को ईस्टर्न वर्ल्ड में जो काउंट किया है, तो हमारी देश सब कॉन्टिनेंट की कदरें आज भी मुतासिर नहीं हुई उनसे। वरना यहाँ कोई एडल्ट्री का लॉ भी ना होता। यहाँ प्रोस्टिट्यूशन क्यों बैन किया गया है? प्रोस्टिट्यूशन ये बाल बालों को क्यों आप बैन करते हैं? प्रोस्टिट्यूशन बैन नहीं है जिलानी साहब। क्या चीज? प्रोस्टिट्यूशन बैन नहीं है। लिविंग ऑफ द अर्निंग्स ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट इज बैन, बट प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट। तो बैन उसका कानून जो पास हुआ है इलीगल ट्रैफिकिंग जी नहीं, इलीगल नहीं है। लिविंग ऑफ द वेजेस ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट। आप रहे जिलानी साहब, मैं आता हूँ आपके पास में। जी अंजलि जी, आप को क्या लगता है कि जैसा भी संजय हेगड़े साहब ने एक्सप्लेन किया, सुप्रीम कोर्ट में ये सारा मामला है और अभी सुनवाई होनी है और आखिरी फैसला भी आना है, लेकिन अगर पार्लियामेंट इस मामले में कानून बनाए, डेमोक्रेसी में एक यही तरीका होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि सुप्रीम की तो नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या इसके लिए आप कोई आंदोलन चलाएंगी, सरकार पे दबाव डालेंगी, पॉलिटिकल पार्टीज पर, कि वो इसके बारे में कानून बनाए? देखिए, पहले हम देख लें कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। ठीक, अगर वहाँ कोई राहत नहीं मिलती तो जाहिर है हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं है, हम पार्लियामेंट में भी जाएंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और कई पार्लियामेंटेरियंस ऐसे हैं जो कहते हैं, वन ऑन वन में तो हमें कहते हैं कि देखिए हमारे बहुत दोस्त ऐसे हैं, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। यंग पार्लियामेंटेरियंस तो बहुत हमारे साथ हैं, पर हम पब्लिकली कुछ नहीं कह सकते, और मैं जानती हूँ इसमें परेशानी है। पर मैं जिलानी साहब को एक चीज़ याद दिलाना चाहती हूँ कि ये जो लॉ की बात कर रहे हैं ना, 150 साल एंड ऑल दैट, 150 साल हमारे हिस्ट्री में 150 साल होता क्या है? और ये लॉ ब्रिटिश लाए थे हमारे यहाँ, हाँ, और इन्होंने खुद जाके चेंज कर लिया है। ये मैं भी बोलने ठीक है, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि हिंदुस्तान में ऐसे कभी नहीं हुआ, हमारे संस्कृति में ऐसी बात नहीं थी। अगर आप बात साइंस से लेके चलिए, हमेशा होमोसेक्सुअलिटी का जिक्र हुआ है, मुगलों के टाइम में जिक्र हुआ है। ऐसे कोई नई बात नहीं है कि सडनली होमोसेक्सुअलिटी वेस्ट से हमारे देश में आया है। ये कहना बहुत गलत बात है। और जो लोग कहते हैं ना कि दिस इज नॉट नेचर, एंड जो लोग होमोसेक्सुअल होते हैं उनके लिए तो बहुत नेचुरल चीज़ है। जैसे आपको हेट्रोसेक्सुअल होना नेचुरल है, वैसे ही जो लोग होमोसेक्सुअल होते हैं उनके लिए बहुत नेचुरल है कि वो होमोसेक्सुअल है। जी सत्यप्रकाश जी, बहुत एक चीज़ मैं ये चीज़ कहना चाहूँ, जो मेजॉरिटी की जो मोरालिटी है, जो थिंकिंग है और मोरल वैल्यूज है, वो आप किसी सेक्सुअल माइनॉरिटी पे क्यों थोपेंगे? एक ही आदमी अगर उसकी सोच अलग है, उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है, तो आप अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन उस व्यक्ति पे मत थोपिए। उसका ओरिएंटेशन उसका है, इट्स पार्ट ऑफ हिज और हर पर्सनैलिटी एंड नेचुरल फॉर देम। अमिताभ सरकार, मैं आपके पास आना चाहूँगा, मैं और आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो ये मांग है कि इसको कानूनी दर्जा दिया जाए, एक एक्सेप्टेंस हो समाज में, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअली ये काम तो बहुत दिनों से जारी है। ये जो स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में बहुत सारे एडवोकेसी वर्कशॉप हो रहे हैं, और नेशनल लेवल में जब हम कोई एडवोकेसी इवेंट करते हैं, जब जैसे हमारा कैंपेन है 207 अगेंस्ट 377, ग्लोबल फंड की सबसे बड़ी एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग HIV एड्स के ऊपर काम करते हैं, और उसमें 200 कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, 200 CBOs ऑल ओवर द कंट्री वी आर वर्किंग विथ, और 6 सब रेसिपिएंट है, और ये प्राइमरी जो रेसिपिएंट है अलायंस, तो टोटल 207 ऑर्गेनाइजेशन है। टाइम टू टाइम वी आर मेकिंग प्रोटेस्ट, वी आर मेकिंग एडवोकेसी गैदरिंग, और हमारा जो संख्या है, मतलब जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है, दैट इज मोर देन 450,000 इन अ सिंगल प्रोजेक्ट। तो ये एक तो बात है, आंकड़े की बात है। जो भी बोलो, अगर कोई देश में कोई एक इंसान ऐसा है जो इंडिविजुअल है, वो किसी से नहीं मिलता, मैं बोलूँगी राइट्स उसका भी होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बहुत ना दुविधा किस्म की एक फीलिंग्स आ रहा है। दुविधा की किस्म की फीलिंग मतलब, एक तरफ सरकार ने थर्ड जेंडर को मान्यता दिया है, ठीक है, बट दूसरे तरीके से अगर आप देखोगे,
अगर उनका मैरिज लॉ, उनका जो किसी के साथ शादी करने का या किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का जो इच्छा है, जो भी है, वो अभी तक ग्रे है। बिकॉज आप कितने ट्रांसजेंडर लोग, कितना हिजड़ा लोगों को बोल सकते हो कि मतलब वो सो कॉल्ड मतलब जो एकदम वैजाइना लेके पैदा हुआ है, या वो लोग सिर्फ पिनो वैजाइनल सेक्स में ही इन्वॉल्व है। तो जो डिसीशंस आप ले रहे हो ना, कमी उनमें भी है। मतलब जो काम आप कर रहे हो वो एक तरफ से हो रहा है। अगर आपको सही तरीके से काम करना है, अगर ट्रांसजेंडर लोगों को भी मतलब आपको मान्यता देना है, तो उससे साथ भी 377 जुड़ा हुआ है। और जो सो कॉल्ड नॉर्मल लोग हैं, जो सो कॉल्ड हेटेरोसेक्सुअल लोग हैं, कोई बोल नहीं सकता जी जिंदगी में कभी वो मतलब किसी मर्द के तरफ या किसी औरत के तरफ आकृष्ट नहीं हुआ, या उन में सो जो ये पिनो एनल जो सेक्स है वो कभी नहीं हुआ। तो एक बद्धमूल संस्कार है। और अंजलि ने जो बोली है वही मैं बोलना चाहती थी कि ये लॉ बाहर की आमदनी की हुई है, 1860, इट्स अ कंप्लीटली कॉलोनियल एक्ट। और दूसरी बात ये है कि हाँ इतना सारा काम हो रहा है पूरे देश में, पूरे विश्व में। आई थिंक बहुत टाइम हो गया। और हेल्थ के लिए अगर काम करना है, अगर समाज के लिए काम करना है, तो ये इश्यूज को दबाए रखने का समय अब खत्म हो गया। अब तो अगर ये से जो जज का जो डिसीजन होता है उसमें कुछ नहीं होता, तो डेफिनेटली हम लोग और आगे जाएंगे। बट ये भी जो आइन की तरफ से या जो जजेस है, अभी वो लोग भी सोच रहे हैं। ठीक रहे आप हमारे साथ। जो काम हो रहा है देश में, देश के बाहर जो काम हो रहा है जी, मुझे संजय जी के पास जाना है। संजय हेगड़े साहब, अभी आपने पूरी इस बहस को सुना। इसमें जो अदालतों का रवैया रहा है दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और फिर आपने अभी खुद एक्सप्लेन किया कि क्यूरेटिव पिटीशंस की क्या मेरिट्स हैं और उस पर ये तय होना है कि इस पर सुनवाई होगी या नहीं होगी। लेकिन जो माहौल है पूरे देश भर में और पूरी दुनिया में, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार कर पाएगी? देखिए, विचार तो करेगी, पुनर्विचार करेगी या नहीं मैं उचित नहीं समझता हूँ आज के दिन कुछ कहने पे जी। पर एक बात ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने एक जो इंटरनेशनल इमेज है देखती है। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट कर क्या रही है? सुप्रीम कोर्ट यही देख रही है कि ये जो कानून है संवैधानिक है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यानी हर व्यक्ति के अपने अपने इंडिविजुअल मानविक अधिकार जो है उसे रक्षित रखना सुप्रीम कोर्ट का दायित्व बनता है। द सुप्रीम कोर्ट इज अ सेंटिनल ऑन द क्वीवी जो जैसे कहते हैं। तो अगर हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जिनकी जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है उसे दबाए रखना पड़ता है, और अगर वो एक्सप्रेस भी करे तो उन्हें जेल में जाना पड़े, तो मैं अगर जज होता तो मैं स्ट्राइक डाउन करता। पर सुप्रीम कोर्ट में मैंने 30 साल गुजारा है। 30 साल में मैंने ये भी देखा कि जो भी वकील मानते हैं, जज जब बैठ के लिखते हैं, कभी वकील का कहना मान भी लेते हैं, कभी नहीं भी मान लेते हैं। एक आखिरी प्रश्न मेरा है कि हम सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? हम अभी 21वीं सदी में हैं। हम एक नए भारत के निर्माण में लगे हुए हैं। नए भारत में ये ऐसे पुराने कानून अगर हम उसे सुरक्षित रखें तो नया भारत नहीं बनेगा। ये पार्लियामेंट का काम है, और क्योंकि पार्लियामेंट ने काम नहीं किया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है। अगर पार्लियामेंट एक बार देख ले अगले सत्र में या उसके बाद, तो ये मामला वहीं के वहीं खत्म हो सकता है। ठीक, सत्यप्रकाश जी। संजय जी, आप सोचते हैं हमारे पार्लियामेंट में ऐसी बहस हो सकती है? राजनीतिक स्तर पे एक तरह से सहमति की ओर इस मुद्दे पे हम लोग बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने इसका समर्थन किया हुआ है, आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया हुआ है, सीपीएम ने समर्थन किया हुआ है। कल एक आध मंत्री का बयान आया जो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, उन्होंने इसके खिलाफ नहीं कुछ कहा। तो ये इस बात का द्योतक है कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उसमें भी एक तरह उनके नज़रिए में बदलाव आया है। आपको अगर याद हो, पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फंक्शन में, नालसा के एक फंक्शन में,
ये कहा था कि जो ट्रांसजेंडर्स के प्रति समाज की जो दृष्टिकोण है जी। उसमें बदलाव की ज़रूरत है और हम लोग इस तरह से उनकी तरफ नहीं देख सकते जी। हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर्स के राइट्स को इंश्योर करने के लिए एक बिल भी ड्राफ्ट किया हुआ है। तो देयर इज ए चेंज इन द सुप्रीम परसेप्शन कोर्ट ऑफ भी द इसका गवर्नमेंट। फैसला सुना चुकी है। तो जी। ये चीज़ मैं जो है अभी मेरे हिसाब से ये एक बदलाव आ रहा है समाज में और सरकार के भी दृष्टिकोण में बदलाव है। ठीक। अधिकांश राजनीतिक दल इसके पक्ष में है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत भी संक्षेप में अंजलि जी नहीं, आपकी मैं टिप्पणी। यही कहूंगी कि दिस एक्चुअली ये जो हम कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर कल रात ही मैंने नहीं जी। नहीं पॉजिटिव कह रहे हैं। नहीं उन्होंने तो जी इसके कहा कि खिलाफ it should not जी, be- क्या लेने दीजिए उनको। इट जी। शुड नॉट बी क्रिमिनलाइज्ड उन्होंने कहा है। जी। पर कल सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि बीजेपी ये समझता है कि ये दे आर अगेंस्ट इट। जी। वो कह रहे हैं हम बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हैं और हम अब जाके सुप्रीम कोर्ट में भी हम इंटरवेंशन करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इट इज सो सिंपल। हाँ, इट्स नॉट सो सिंपल। जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संजय हेगड़े साहब, सत्यप्रकाश जी, जफरयाब जिलानी साहब और अमिताभ सरकार। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, वो इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाती है, इस मामले की सुनवाई करती है या इसे रिजेक्ट करती है, या इसके बारे में कोई ऐसा फैसला सुनाती है जो आखिरी फैसला अदालत का कहा जा सके। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।